व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर पर। सो गाइस, अभी तक हमने हमारा जो चैप्टर रनिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 का हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीटली कवर कर लिया है, जो कि था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब जहां पर हमने कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना देखा, जिसका ऑर्डर भी 1 था और डिग्री भी 1 थी, जिसमें हमने 3 बेसिक फॉर्म स्टडी किए थे: लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो गाइज, आई होप कि आपने उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे और आपको वो सारी इक्वेशन सॉल्व करना अच्छे से आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर के नेक्स्ट स्टेज, मतलब चैप्टर के एक नए टॉपिक पर, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। अभी तक हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करी, उसका ऑर्डर भी 1 था, डिग्री भी 1 थी। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। मतलब ऑर्डर तो 1 ही होगा, लेकिन डिग्री कैसी हो जाएगी? हायर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, x² इंटू में dy/dx की पावर 3 प्लस 4x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखिए, dy/dx का ऑर्डर तो 1 ही है, लेकिन ये होल टर्म की जो पावर है वो हमारी डिग्री हो जाती है। तो ऑर्डर तो 1 है, लेकिन डिग्री कैसी हो गई? 3। मतलब हायर डिग्री और ऑर्डर 1 की अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना देखेंगे। अब इस टाइप की जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो आपको इसका फॉर्म पहचानना होगा कि किस फॉर्म में ये टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एग्जाम में दी रहती है। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस टाइप से रहेगा कि x, y और p का आपको फंक्शन एक साइड दिया होगा और एक साइड इक्वल में 0 होगा, या फिर आपको 0 बनाना पड़ेगा, इधर की कुछ टर्म्स को इधर शिफ्ट कर कर। समझ में आया? अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो x, y एंड p के वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन है, तो इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हुई? यहाँ पर जो p है वो डिनोट करता है dy/dx, जो कि होता है हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको ध्यान रखना है कि p की वैल्यू होती है dy/dx एंड 1/p की वैल्यू होती है, अब 1/p क्या हो जाएगा? 1 के अपॉन में dy/dx हो जाएगा, 1 के अपॉन में dy/dx हो जाएगा। अब ये dx ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? dx/dy। तो आपको ये माइंड में रखना है कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपको p की वैल्यू रखना है dy/dx एंड 1/p की वैल्यू रखना है dx/dy। समझ में आया? एक बार फिर से हम देखते हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, जिसका कुछ फॉर्म रहेगा कुछ इस टाइप से, x, y एंड p के फॉर्म में हमें एक फंक्शन दिया रहेगा, उसी फंक्शन को हमें सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पर जो p है उसकी वैल्यू होती है dy/dx एंड 1/p की वैल्यू होती है dx/dy। समझ में आया अभी तक? ठीक है। अब हम चलते हैं इसके मेथड ऑफ सॉल्यूशन की तरफ कि किस तरीके से हम ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। या तो हम p के लिए सॉल्व कर ले, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर v, p मतलब इक्वेशन को हम p के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर ले, या फिर हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, मतलब या तो हम x के लिए सॉल्व कर ले, या तो हम p के लिए सॉल्व कर ले, या फिर हम y के लिए सॉल्व कर ले। ठीक है, हम तीनों ही जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट हम हमारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, इसलिए मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी कितनी हुई? 3। बस आपको मैं बार बार कह रही हूँ, ये वाली बात ध्यान में रखना है कि p dy/dx होता है, 1/p dx/dy होता है। ये हमने रिप्लेसमेंट सिर्फ इसीलिए किया है ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो इजी बन जाए, सिंप्लीफाइड हो गया है, कि बार बार हमें हर जगह पे इतनी बड़ी बड़ी टर्म नहीं लिखना पड़े। ठीक है, अब हम चलते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन में। फर्स्ट वाली प्रोसेस हम देखते हैं कि p के लिए हमें इक्वेशन कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आपको कुछ उतारना है उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारी मेथड ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1 पर। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं हमारी मेथड ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि जब आप p के रिस्पेक्ट में इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होगी। आप वो स्टेप्स को जरूर से याद रखिएगा ताकि आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके लिए ईजी हो। सबसे पहले जब हम इक्वेशन को p के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है हमारी कि जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उससे हमें p की वैल्यू निकालना है।
2 हो, 3 हो, 4 हो, वॉट कितनी भी आपकी पी की वैल्यू आ सकती है। तो सपोज कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है और आपकी पी की वैल्यू आई, एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। तो सपोज आपकी वैल्यूज आ गई है, ऐसे करते करते आपकी कुछ एन वैल्यूज आई है। सपोज हम ले लेते हैं कि आपकी एन वैल्यूज आ गई है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या हुई कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उससे हमें पी की वैल्यूज निकालना है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी आपकी पी की वैल्यूज पॉसिबल है वो सारी वैल्यूज आपको निकालना है। तो हमने सपोज कर लिया कि आपकी पी की वैल्यूज कुछ ये आई है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई या फिर कॉन्स्टेंट भी आ सकता है यहाँ पर। सपोज आपकी ये वैल्यूज आई है। अब हमारी सेकेंड स्टेप क्या होती है? सेकेंड स्टेप में आपको पी को रिप्लेस करना होता है किससे? डी वाई बाई डी एक्स से। हमने पहले ही पढ़ा था कि पी क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। तो सेकेंड स्टेप में आपको जो सॉल्यूशंस आए हैं उसमें पी को रिप्लेस करना है डी वाई बाई डी एक्स से। जब आप पी को डी वाई बाई डी एक्स से रिप्लेस करोगे तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। किस टाइप की? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी। तो आपको फिर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी रहेगी। सपोज मतलब किस टाइप से बनेगी? ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस f1 एक्स वाई इक्वल्स टू 0। कुछ इस टाइप के फॉर्म में, जैसे इसका हमने लिया। जब आप p को रिप्लेस करोगे डी वाई बाई डी एक्स से और इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। फिर आपको इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये एकदम सिंपल वे में भी हो सकती है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करके भी आपका आंसर आ सकता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर आपको जो हमने बेसिक 3 फॉर्म्स पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, लेबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जब आप इन सॉल्यूशन में p को रिप्लेस करोगे डी वाई बाई डी एक्स से तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपको ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है और उनके आंसर्स निकालना है। सपोज इसको मैं रब करती हूँ। सपोज आपने ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और इसका आंसर आया कुछ 5(1). इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आया कुछ 5(2). इसको आपने सॉल्व किया तो इसका कुछ आंसर आया आपका 5(n). तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है p के फॉर्म में, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा ये सारे सॉल्यूशन जो हमारे आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, उन सभी का मल्टीप्लाई है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास 5(1)5(2) से लेकर जितने भी आपके सॉल्यूशन आए हैं, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसकी प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपको p की वैल्यू निकालना है। फिर p की वैल्यू निकालने के बाद आपको कुछ p की वैल्यू के, जब आपने p की वैल्यू निकाल ली फिर उसके बाद आपको p को रिप्लेस करना है डी वाई बाई डी एक्स से। फिर जब आप उसको डी वाई बाई डी एक्स से रिप्लेस करोगे तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। फिर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। फिर जो भी आंसर आपके आएंगे, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, वो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये प्रोसेस कैसे अप्लाई करें। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, आपको ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि p हमें पता है p क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स होता है। p क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स। तो चलिए, हमारी स्टेप नंबर 1 क्या थी? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से सबसे पहले हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालना है। जब हम p की वैल्यू, अब हमें यहाँ पर दिख रही है कि किस टाइप की इक्वेशन है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे उसके फॉर्म की है। तो अब हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 3 और 2 में।
तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2p प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर p माइनस 3 हमने कॉमन निकाला, p यहाँ पर माइनस 2 कॉमन निकाला, p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर हमारे पास क्या फैक्टर्स बने, p माइनस 2 एंड p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, 0 को इक्वल रखकर हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आई, एक वैल्यू आई 2 और एक वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो हमारी अब इसके अलावा कोई सी वैल्यू वो निकल सकती है क्या, नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 थी तो हमारे 2 ही सॉल्यूशन आना तय था, और 2 सॉल्यूशन हमारे क्या आ गई, एक तो p की वैल्यू 2 आ गई और एक p की वैल्यू 3 आ गई। हमारी फर्स्ट स्टेज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्या थी वो, कि हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से जितने पॉसिबल हमारी p की वैल्यू उतनी निकालना है। हमारी 2 वैल्यूज निकल गई। अब हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप क्या थी, जो हमारे सॉल्यूशन आए हैं, मतलब p की वैल्यू जो आई है उसमें हमें रिप्लेस करना है p को dy बाय dx से। तब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें p को रिप्लेस करना है dy बाय dx से। सबसे पहले अब हम p इज इक्वल्स टू 2 के लिए करते हैं। p इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2। अब मैंने कहा था कि ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑर्डर भी बने और डिग्री भी बनी है। तो अब आपको क्या क्या करना है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि जैसे इस टाइप के फंक्शन आएंगे, या तो एक्स वाई का फंक्शन आएगा या फिर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई है। तो अब आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। सीधे डी वाई को हमने इसी साइड रख दिया और dx को इधर साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 2 dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं हम, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो dy का y हो गया और ये क्या हो गया 2 dx का इंटीग्रेशन हो गया x और प्लस माइनस एक कांस्टेंट। तो हमारा एक सॉल्यूशन आ गया, मतलब हमारा 5 1 आ गया। जैसे हमने कहा था कि जब आप इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो आपके आंसर्स आएंगे उसको हमने किससे नोट किया था, 5 1 5 2 5 3 ऐसे 5 n तक हमने किया था, जो ये टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे। अब हम देखते हैं सेम प्रोसेस किसके लिए, p इज इक्वल टू 3 के लिए। तो अब क्या वैल्यू बन जाएगी, p इज इक्वल टू 3 dy बाय dx इज इक्वल टू 3। सेम इधर कांस्टेंट आ रहा है तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। x को इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू 3 dx। बोथ साइड हमने इंटीग्रेशन किया तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस c। ये क्या आ गया हमारा 5 2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दोनों सॉल्यूशन आ गए। अब हमारी थर्ड स्टेज, जब हमने ये टाइप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लिए, तो हमारी स्टेप नंबर 3 क्या थी, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। किसका कंप्लीट सॉल्यूशन, जो हमें गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, जो हमारे सॉल्यूशंस आए हैं, मतलब 5 1 5 2 जैसे जितने भी आए हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर 2 ही है तो अब हम 2 ही आंसर लिखेंगे, मतलब 2 ही का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 इंटू 5 2 क्या है ये। अब हमें क्या करना है, ये वाली टर्म को एक ही साइड लिखना है, तो ये साइड तो इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2x प्लस माइनस c इंटू सेम ये y माइनस 3x प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको ध्यान रखना है कि आपको जो RHS उधर 0 ही रखना है, सारी टर्म को एक साइड शिफ्ट कर लेना। तो ये हमने एक साइड शिफ्ट कर ली, दोनों का मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और हम क्वेश्चंस देखते हैं कि इससे और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ठीक है, ये तो हमारा हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको कुछ उतारना था उतार लीजिए, फिर मैं इसको रख करके एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ।
पी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना सीख रहे थे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब वापस से हम हमारी स्टेप्स को रिपीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या थी? फर्स्ट स्टेप थी जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे हमें क्या करना है, जितनी पॉसिबल पी की वैल्यूज हो रही है वो निकालना है। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमें दिख तो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सरी की, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमें इक्वेशन दिख रही है, पर अब यहाँ पर थोड़ी सी फैक्टर बनाने में हमें क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पर जैसे p की वैल्यू है, तो p की वैल्यू के इक्वल में हम जो यूज़ करते थे -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2 है जो हम यूज़ करते थे, वहीं पर वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड में उसका आपको नेम बताती हूँ। वो नेम गूगल सर्च करके बताती हूँ। सो गाइस, उस फॉर्मूला का नाम होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो एकदम से नाम मेरे माइंड से स्लीप हो गया था। वो फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो, जब आपको कुछ याद आ रहा हो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको गिवन रहती थी, तो आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे जिससे आप एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती थी। उसे हम कहते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac के अपॉन में 2a। ठीक है, आपको समझ में आया? वो एकदम से इतनी सारी चीज़ें एक साथ चलती है ना माइंड में, तो छोटी छोटी चीज़ें स्लीप हो गई। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम ही मैं भूल गई कि इस फार्मूला को क्या कहते हैं। मुझे फार्मूला पता था लेकिन इसका नेम भूल गई थी, स्लीप हो गया था। तो मैंने आपको जैसे अभी गूगल करके बताया कि इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं। तो अब हम इधर साइड इससे ये वाले टाइप की इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर p के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, p² प्लस bx। तो यहाँ पर b क्या होगा, 2y cot x p माइनस y² = 0। क्यों? क्योंकि हमारी जो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमने फॉर्म क्या पढ़ा था, x, y एंड p का फंक्शन लेफ्ट हैंड में आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या करना चाहिए, सिर्फ 0। तो हमने इसको उसके अकॉर्डिंग भी अरेंज कर लिया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप जो हमारी रहती है वो होती है p की वैल्यू को हमें निकालना रहता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन इसके यहाँ पर फैक्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम p की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक थी तो x की वैल्यू निकाली, यहाँ p के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम p की वैल्यू निकालेंगे। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -b। यहाँ पे b क्या है, ये है, तो -b। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब ये हो जाएगा 4y² cot² x माइनस 4। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 × 1 × c। c की वैल्यू क्या है, माइनस का y²। ठीक है, अपॉन में 2a। a की वैल्यू तो 1 है तो 2 × 1 2 हो जाएगा। इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2y cot x प्लस माइनस। अब पहले हम किसको करते हैं, रूट को सॉल्व करते हैं। तो ये तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4y² cot² x। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो गया, 4y² अपॉन में 2 एज इट इज चल रहा है। अब इसे अब हम और सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2y cot x प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो y² 4y² क्या हो रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो रूट के अंदर 4y² हमने कॉमन निकाला और बचा क्या,
इधर साइड क्या बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, यही बचा। इधर साइड से निकला तो कॉट स्क्वायर एक्स, इधर साइड से बचा तो 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। इसे रब कर देती हूँ मैं। आपने उतार लिया ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चलिए तो अब हम यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2y cot x प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए रूट में 4y स्क्वायर तो एज इट इज है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कौन सी आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। अब इसे अब हम और फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सब स्क्वायर वाली टर्म्स है तो ये रूट से बाहर आ जाएगी। ये हो गया माइनस 2y कॉट एक्स प्लस माइनस 4 किसका रूट होता है, 2 का होता है, y स्क्वायर से y हो जाएगा और ये क्या है कॉसेक स्क्वायर एक्स से क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स बाय 2। अब 2 से ये टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ y कॉट एक्स प्लस माइनस y कॉसेक एक्स। दोनों टर्म में माइनस को y कॉमन है तो हम y को बाहर निकाल लेंगे, y कॉमन निकाला तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस माइनस कॉसेक। समझ में आया? मैं इधर साइड का रब करती हूँ, आपने उतार लिया, मैं इस साइड का रब करती हूँ और इसको अच्छे से इसके सॉल्यूशन लिखते हैं कि क्या सॉल्यूशन हुआ है हमारे पास आ गए। सो गाइस हमारे पास क्या वैल्यू आई, p इज इक्वल्स टू y माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस माइनस कॉसेक एक्स, यही वैल्यू आई हमारे पास। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया तो इसे मैं रब कर देती हूँ इस एरिया को। ठीक है, अब हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमें तो यहाँ पर पावर 2 थी तो हमारे पास सॉल्यूशन कितने आने चाहिए थे 2। यहाँ पे 2 ही सॉल्यूशन है, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है तो एक बार हम प्लस के साथ सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे और एक बार माइनस के साथ सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास 2 वैल्यू क्या हुई, एक p की वैल्यू हो गई y माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स और एक वैल्यू क्या हो गई p इज इक्वल्स टू y माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारा सॉल्यूशन है। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप थी कि हमें p की वैल्यूज पॉसिबल जो भी जितनी वैल्यूज हो रही वो हमें निकालना थी, हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हमें सेकेंड स्टेप क्या होती है, हमको p को रिप्लेस करना रहता है किससे, dy बाय dx से। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए p की जगह पर मैंने वैल्यू पुटअप करी dy बाय dx इज इक्वल्स टू y माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस p की जगह पे क्या लिख दिया dy बाय dx। अब ये हमारी कैसी इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जो हमें सॉल्व करना हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। अब यहाँ देखिए ये इजीली सेपरेबल टर्म्स दिख रही है हमें, तो डायरेक्ट हम y वाली टर्म को एक साइड कर सकते हैं और x वाली टर्म को एक साथ कर सकते हैं। उससे हमारा क्या होगा, आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा, स्पीड में आ जाएगा। तो हम वही वाली प्रोसेस अपनाते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ी और डिफिकल्ट टर्म्स होती तो आपको हो सकता है कि वो तीनों फॉर्म्स का भी यूज़ करना पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर ईजी वे में जो हमारे वेरिएबल्स हैं, हमारी टर्म्स है, वो क्या हो रही है, सेपरेबल हो रही है कि हम y वाली टर्म्स को एक साथ कर सकते हैं और x वाली टर्म को एक साथ कर सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू हमारा जो आंसर है वो फास्ट आ जाएगा।
अब यहाँ देखिए y वाली टर्म को हमें एक साइड करना है, तो dy की साइड y वाली टर्म, तो यहाँ dy हो गया, ये वाला y अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल्स टू x वाली साइड। अब ये तो x की टर्म है, बस हमें ये वाले dx को किधर पहुँचाना है, इधर साइड पहुँचाना है। तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया आपको? यहाँ पर हमने ये वाली मेथड इसलिए चूज की क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स, हमारी टर्म्स जो थी वो इजीली सेपरेबल थी। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या थी, इसको सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यूज निकालना है, फाई 1, फाई 2, फाई 3, मतलब जो हमारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो हमें निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं साइड से हो जाना चाहिए, थोड़ा सा हम 5 लाइन खींच देते ताकि हमारा सॉल्यूशन एक फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए हमारा सॉल्यूशन आ जाए। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, dy बाय y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट प्लस कॉसेक एक्स dx। अब बोथ साइड हमें इंटीग्रेशन करना है, बोथ साइड हमने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। अब 1 बाय y का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे 1 बाय x का log x होता है, किसके रिस्पेक्ट, dx के रिस्पेक्ट। यहाँ पर 1 बाय y का क्या हो जाएगा, log y। ठीक है, अब पहले हम प्लस वाली टर्म का करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, एक होता है tan के फॉर्म में, cosec और cot x के फॉर्म में, आप जो चाहे जो सा फॉर्म आप यूज कर सकते हो इंटीग्रेशन में। मैं यहाँ पर tan x वाला फॉर्म इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log tan x बाय 2। अब माइनस वाली टर्म का मतलब cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है प्लस माइनस सी। ठीक है, अब मैंने बस इसको टर्म को चेंज कर दिया कि पहले प्लस वाली टर्म का लिख दिया और फिर माइनस वाली टर्म का लिख दिया ताकि बाद में अरेंज नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि कॉसेक एक्स के 2 या 3 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पर मैंने tan x वाला यूज़ किया है और cot x का इंटीग्रेशन log sin x। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं इसे। अब यह माइनस वाली टर्म है तो मैं इसको प्लस वाले साइड ले आती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, log y प्लस log sin x। ठीक है, और इधर क्या बचा, log। अब यहाँ देखिए सभी चीज log में है, तो हम हमारा आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है उसको भी log में ही ले लेते हैं। समझ में आया? मतलब जब हमारी सारी टर्म्स इंटीग्रेशन की log के फॉर्म में रहती है या log के फॉर्म में रहती है, तो हमारा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है वो भी हम log के फॉर्म में ही कंसीडर कर लेते हैं। तो इधर क्या हुआ, log tan x बाय 2 और इधर हम प्लस के फॉर्म में ले लेते हैं log c। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ देखिए log a प्लस log b की आइडेंटिटी लग रही है, तो ये क्या हो जाएगा, log a इंटू बी मतलब y sin x हो जाएगा। इधर देखिए इधर भी सेम वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, log tan x बाय 2 इंटू सी। अब दोनों साइड log है तो log आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, y sin x इज इक्वल्स टू tan x बाय 2 इंटू सी। ठीक है, अब हम इसे क्या और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एंगल हाफ के फॉर्मूला में है, x बाय 2 के फॉर्म में है, तो इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 बाहर निकाला, y sin x बाय 2 cos x बाय 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम,
साइन एक्स बाई टू के अपॉन में कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि टेन एक्स क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये लिखा मैंने साइन एक्स बाई टू के अपॉन में कॉस एक्स बाई टू इंटू सी। समझ में आया? अब मैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ से मैं इधर प्रोसीड करती हूँ। डाल लिया होगा आपने? ठीक है, अब मैं इसे रब करती हूँ। यहाँ पर ये वाली इक्वेशन का हमें ध्यान रखना है। इसका एक सॉल्यूशन मैं साइड से लिख देती हूँ, मतलब नीचे लिख देती हूँ, तो हमें बाद में याद रहे, क्योंकि हमने अभी इक्वेशन नंबर 1 के लिए आंसर निकाला है। अब हमें ये वाली इसका भी तो आंसर निकालना है ना, तो इसको मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमारी वैल्यू क्या आई थी, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसे हम रब कर देते हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े नहीं बहुत लेंदी जाने वाले हैं। अभी तो हम p वाले ही सीख रहे हैं, जो x वाली टर्म और y वाली टर्म के लिए करेंगे ना, वो तो इससे भी ज़्यादा लेंदी जाएंगे। तो अब आपको ना आदत डाल लेनी चाहिए कि इतने क्वेश्चन लेंदी होते हैं। चलिए, ठीक है, मैं अपनी वैल्यू देख लेती हूँ कि हमारी वैल्यू सही आई है। कभी कभी क्या होता है, कॉपी पे सॉल्व करना अलग हो जाता है, बोर्ड पे थोड़ी सी हेजिटेशन के कारण मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, सही है ना? ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई है, 2 है साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू इक्वल्स टू साइन एक्स बाई टू के अपॉन में कॉस एक्स बाई टू इंटू सी। अब यहाँ देखिए, साइन एक्स बाई टू इधर भी है, साइन एक्स बाई टू इधर भी है, तो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। बच्चा क्या 2, अगर कॉस एक्स बाई टू को इधर शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा y इंटू 2, मैंने ये इधर साइड लिख दिया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू सी। अब देखिए, अगर आपको यहाँ तक आइडेंटिटी आपको समझ में आ रही है तो आप वैल्यू पुटअप कीजिए। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है तो आप उसको वहीं पर भी ड्रॉप कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक और आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है, मैं बताती हूँ उसको। अब देखिए, हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, 1 प्लस कॉस एक्स इसके बराबर हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू के। ये हमने हाफ एंगल को चेंज करने की प्रॉपर्टीज देखी थी 11th और 12th में, तो आपको ये थोड़ी याद होना चाहिए कि किस आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो हम उसे किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स से। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया y 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू सी। समझ में आया? अब इधर साइड हमें क्या रहने देना है, 0 रहने देना है। तो अब मैं जो इक्वल के इधर सी है प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। हाँ, ये हो गया हमारा 5-1। काफ़ी लेंदी था। आप सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए आप ट्राई करोगे? बिल्कुल आप ट्राई कीजिए पॉज करके। ठीक है, तो अब हमारा आया 5-1। अब हमें 5-2 भी निकालना है, क्योंकि हमारी p की दो कितनी पॉसिबल वैल्यूज आई थी, 2। तो हमने एक के निकाल लिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि हमारी p की वैल्यू क्या आई थी, y 1 प्लस कॉस एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारी 5-1 आ गई है। अब हम 5-2 निकालेंगे। आई होप आपने आंसर ले आए होंगे, आप 5-2 की वैल्यू ले आए होंगे और आपने कंप्लीट सॉल्यूशन भी निकाल लिया होगा। चलिए, हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन क्या थी, हमने यहाँ लिखी है। सेकेंड वाली इक्वेशन थी p इज इक्वल्स टू y माइनस का कॉट एक्स माइनस का कॉसेक एक्स। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2। अब इसे हमें सॉल्व करना है। एक सॉल्यूशन आ गया, वही सेम स्टेप, p को रिप्लेस हमें किससे करना है, dy बाई डी एक्स से।
यहाँ मैंने लिखा dy बाई dx इज इक्वल्स टू y माइनस ऑफ cot x माइनस ऑफ cosec x। यहाँ पर फिर से जो हमारी टर्म्स है वो सेपरेबल हमें दिख रही है, तो हम डायरेक्ट सेपरेबल वाली मेथड, सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे, जिसमें क्या होगा, y के साइड हम y वाली टर्म्स को ले जाएंगे और x के साइड हम x वाली टर्म्स को ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए 1 बाय वहाँ इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाय वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cot x माइनस ऑफ cosec x, इधर आ जाएगा dx। वो साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू सेम माइनस cot x, मतलब cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log sin x, log sin x, अब माइनस है तो माइनस सेम माइनस इधर भी, cosec x का इंटीग्रेशन अभी हमने किया था log 10x बाई 2, तो ये हो जाएगा log 10x बाई 2। फिर से हमारी सारी टर्म log में आ रही है, तो हमारा जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा वो भी हम कैसे ले लेंगे, log के फॉर्म में ले लेंगे। अब मैंने यहाँ ले लिया log c, ठीक है, इतना आया। अब मैं इधर सॉल्व करती हूँ, इसके बाद आप सॉल्व किया जाता है, मैं थोड़ा इंक पे डाल देती हूँ, लाइट हो गया है। कहाँ थे, इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, log sin x को हम वापस इधर शिफ्ट करते हैं। पॉसिबल हमें देखना पड़ेगा किस साइड हमारे साथ कैसी टर्म्स आ रही है। ठीक है, ये हो जाएगा log y प्लस log sin x log y प्लस log sin x इज इक्वल्स टू, अब ये log c माइनस log 10x बाई 2, एक्चुअली मेरे इंक की बॉटल खत्म हो गई है, तब वो मुझे मार्केट जाके लाना पड़ेगा। पहले हम ये वाली मेथड देख लेते, फिर जब आप x और y के रिस्पेक्ट सॉल्व करना देखेंगे, जब तक मैं इनके लिए बॉटल ले आऊँगी। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा। अब यहाँ देखिए वापस से log a प्लस log b का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा log y इंटू साइन एक्स। सेम इधर अब क्या हो गया है, log a माइनस b का फॉर्मूला लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा log c के अपॉन में 10x बाई 2। ठीक है, अब दोनों साइड log है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा y साइन एक्स इज इक्वल्स टू c अपॉन 10x बाई 2। ठीक है, अब 10x बाई 2 को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ, ये क्या हो जाएगा y साइन एक्स, ये हो जाएगा डॉट 10x बाई 2 इज इक्वल्स टू c। साइन एक्स को हम वापस से हाफ एंगल के इसमें डिवाइड सेपरेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2y साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 इंटू में 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x बाई कॉस x, इधर x बाई 2 है तो साइन x बाई 2 और अपॉन में कॉस x बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन x बाई 2 के अपॉन में कॉस x बाई 2। अब यहाँ देखिए cos x बाई 2 से cos x बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर इक्वल टू में c चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हमारा cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या है 2y साइन स्क्वायर x बाई 2। तो मैंने y इधर लिखा और
ब्रैकेट में लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू सी। 2 को मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के साथ ले लिया। अब आपको ये वाली आइडेंटिटी याद होना चाहिए, जैसे 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, जैसे हमने पहले पिछले सॉल्यूशन में उसकी आइडेंटिटी यूज की, वैसे ही होता है 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ हम पुटअप करते हैं y 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, इधर इक्वल टू प्लस का सी, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का सी इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास 5 मतलब हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन की प्रोसेस क्या होती है, जितने हमारे सॉल्यूशन आए हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो सारे सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करके हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है। तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था, ये था। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, ये। तो जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन गिवन थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन CS स्टैंड फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1 प्लस कॉस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 नहीं, एक ये टर्म और एक ये वाली टर्म इधर साइड में रफ कर देती हूँ। ठीक है, हमारा सेकेंड सॉल्यूशन क्या आया है, y 1 माइनस कॉस एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आया ये। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्वेबल फॉर पी वाली मेथड आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट स्टेप आपको पी की वैल्यूज निकालना है, फिर जब आपने पी की वैल्यू निकाली तो उसमें आपको पी को रिप्लेस करना है डी वाई बाई डी एक्स से। फिर आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो किस फॉर्म की बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आपको उन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, फिर उनके जितने भी आंसर्स आएंगे वो सारे आंसर्स आपको मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। पर पहले मैं इंक लेकर आती हूँ। ठीक है, सो गाइस आई एम बैक। मैंने मार्कर में इंक भी डाल दिया। तो चलिए अब हम हमारी स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2 जो कि है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। ठीक है, अब हम किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में। अभी तक हमने पी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना देख लिया, अब हम देखेंगे वाई के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे। अब जब आप एक्स और वाई के लिए सॉल्व करोगे तो आपके ऊपर की इच्छा रहेगी कि आप किसके रिस्पेक्ट में उसको सॉल्व करना चाहते हो। पहले अब हम इसकी स्टेप्स बताते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ कि आप एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में कैसे आप करोगे। ठीक है, अब आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की दी हुई रहेगी। जब आप वाई के लिए सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, वाई का वेरिएबल एक साइड करना है और एक साइड एक्स और पी की टर्म्स करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा, जब आप वाई के लिए सॉल्व करो तो वाई वाला वेरिएबल एक साइड रहना चाहिए और बाकी की टर्म्स एक साइड रहना चाहिए। सेम जब आप एक्स के लिए भी सॉल्व करोगे तो एक्स वाली टर्म एक साइड रहना चाहिए और बाकी की टर्म्स एक साइड रहना चाहिए। अभी हम वाई के लिए देख रहे हैं तो वाई वाली टर्म एक साथ मतलब एक साइड और बाकी की टर्म्स एक साइड। सेकेंड स्टेप क्या रहती है, फिर जब हमारी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तो आपको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब पूरी टर्म को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपकी टर्म्स कैसे बन जाएगी, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ एफ एक्स पी के अपॉन में डी एक्स। ठीक है, समझ में आया। फिर आपको क्या करना है, इस टाइप की टर्म को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। फिर इसको पी बोलकर ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और पी की वैल्यू निकालना है।
जब आप p की वैल्यू निकाल लोगे तो p की वैल्यू को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपकी स्टेप नंबर 1 पहले y की टर्म्स को एक साइड कर लो और x की टर्म्स को एक साइड कर लो, x और p की टर्म्स को एक साइड, मतलब एक साइड सिर्फ y की टर्म्स रहेगी और दूसरी तरफ दूसरी टर्म्स रहेगी। फिर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे फिर ये वाली टर्म को आपको रिप्लेस करना है p से, और फिर जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हुए आपको p की वैल्यू मिलेगी। जो p की वैल्यू मिलेगी आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व रखना है और आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब इसको हम स्टेप्स को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपके ऊपर ये है कि आप किसके रिस्पेक्ट में सेपरेट करना चाहते हो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि गिवन इक्वेशन में x के रिस्पेक्ट आपको सेपरेट करना इजी लग रहा है टर्म्स को, तो आप x के रिस्पेक्ट सेपरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ y के रिस्पेक्ट में सेपरेट करना बहुत इजी है। जब मैं आपको इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x वाली भी बताऊंगी तो फिर आप अच्छे समझ जाओगे कि कैसे हम सेपरेट करें, x के रिस्पेक्ट में करें हम सॉल्व कि y के रिस्पेक्ट में करें। अभी देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर y की टर्म को अगर हम इस साइड रहने दें और 2px को इधर ले जाए तो ये इजीली सेपरेबल हो जाएगी। हमारी जो टर्म है वो बहुत इजीली सेपरेबल हो जाएगी, y वाली एक साइड और बाकी टर्म्स एक साइड। तो पहले हम वही करते हैं। स्टेप नंबर 1, y की टर्म एक साइड और बाकी सारी टर्म्स एक साइड। tan इनवर्स xp² प्लस 2px। ठीक है, ये हमने जो y के रिस्पेक्ट जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारी स्टेप नंबर 1 होती है कि y वाली टर्म्स एक साइड और बाकी सारी टर्म्स एक साइड। अब सेकंड स्टेप क्या होती है, पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आप लिख देना बाय डिफरेंशिएटिंग द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू d ऑफ tan इनवर्स xp का स्क्वायर बाय dx प्लस d बाई dx ऑफ 2px। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होती है, इसको हमें रिप्लेस करना रहता है किससे, p से, क्योंकि dy बाई dx क्या होता है, p होता है, और 1 बाई p क्या होता है, dx बाय dy। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करते हैं, ये हो जाएगा p। अब मैंने क्या बताया, ये वाली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, इसको हमें सॉल्व करते करते p की वैल्यू निकालना है। तो अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया p से। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये चेन रूल से होगा। सबसे पहले किसका होगा, tan इनवर्स वाले फंक्शन का होगा। tan इनवर्स वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, 1 के अपॉन में 1 प्लस ये वाली टर्म को क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x² इंटू p की पावर 4, x² इंटू p की पावर 4। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, ये वाली टर्म का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे d बाई dx ऑफ xp²। अब इधर देखो, इसका क्या होगा, 2 तो पहले कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा। p और x का डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें क्या प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 2 बाहर आ गया। सबसे पहले p को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को कांस्टेंट रखा, p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dp बाय dx। समझ में आया। अब इसका मैंने 2 का एक काम करती हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2p और इसका कांस्टेंट रखा x, dp बाय dx। समझ में आया। अब इधर देखो, ये हो गया p इज इक्वल्स टू 1 के अपॉन में 1 प्लस x² p की पावर 4। अब इधर देखो, इधर से वापस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सबसे पहले x को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन इसका कितना होगा, 2p dp बाय dx प्लस
जाएगा 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसे हम ये वाली टर्म अकेली हो गई है तो इसको भी एक साइड ले आते हैं। अब ये वाली टर्म को मैं थोड़ा सा रिवर्स करके लिख रहे हैं। जैसे मैं आपको इधर ही बता देती हूँ, ये वाली टर्म को मैं इधर लेकर आई तो ये क्या बन जाएगा, इधर साइड क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर पी की पावर 4 ब्रैकेट में x 2p dp बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस p कितना हो जाएगा p प्लस p प्लस 2x dp बाय dx। ठीक है, अब हमेशा अपने को आदत कैसी है इक्वेशन को देखने की कि 0 हमेशा किधर रहता है, राइट हैंड साइड में रहता है। तो बस मैं ये वाली टर्म को इधर रख रही हूँ और 0 को इधर रख रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी की पावर 4। इसके अंदर अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा x 2p dp बाई डी एक्स 2px डॉट dp बाई डी एक्स। ठीक है, मैंने ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी की पावर 4 प्लस ई प्लस 2x dp बाय dx। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाली अब आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि कुछ ना कुछ कॉमन हम निकाल सकें। यहाँ पर इसमें भी dp बाई dx आ रहा है, इसमें भी dp बाई dx आ रहा है, तो अब हम उससे कॉमन निकालते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, अब हम कॉमन निकालते हैं किसमें से, ये वाली टर्म से और ये वाली टर्म से। तो क्या कॉमन निकलेगा 2x, इसमें भी 2 और x है तो 2x मैंने कॉमन निकाला, बचा क्या यहाँ पर p के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी की पावर 4। अब यहाँ से निकल गया तो क्या बचा सिर्फ, यहाँ तो dp बाई dx भी बाहर निकलेगा ना, 2x dp बाय dx। इधर से बचा सिर्फ p 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर बचा 1। ठीक है, अब हमारे पास टर्म कौन सी बच रही है, ये दो टर्म्स बच रही है, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये वाली दो टर्म्स में dp बाई dx मुझे कॉमन दिखा तो मैंने इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करी। क्या करी कि इसमें dp बाई dx तो है, इसमें भी dp बाई dx है। अब एक्स्ट्रा टर्म्स भी देख लेते हैं, यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो मैंने क्या करा 2x dp बाई dx को पूरे को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचा, 2x निकल गया, dp बाई dx निकल गया, तो क्या बचा p के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी की पावर 4। यहाँ तो पूरी टर्म ही कॉमन निकल गई, तो बचा क्या सिर्फ 1। हमारे पास दो टर्म्स क्या बची, पी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी की पावर 4 और बची क्या सिर्फ p। अब यहाँ तो कॉमन निकल गया, अब हमें इसमें से भी कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये तो एज इट इज हो गया 2x dp बाई dx। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें p की वैल्यू निकालनी है। जब हमारे पास p की वैल्यू होगी तो हम ये वाले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में उसे पुटअप करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो p कॉमन दिख रहा है, इसमें भी पी स्क्वायर इसमें भी p है, तो p एक कॉमन निकाल लेते हैं। तो p बाहर निकला, यहाँ क्या बचा p के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी की पावर 4 और यहाँ से तो कॉमन निकल गया, तो बचा क्या सिर्फ 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो ये हमारे फैक्टर जैसा बन गया, यहाँ पर भी सेम फैक्टर है और यहाँ पर भी सेम फैक्टर है, तो ये दोनों फैक्टर बन जाएंगे हमारे। तो हमारा एक फैक्टर क्या बनेगा 2x dp बाय dx प्लस p, और एक फैक्टर क्या बन जाएगा p के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0।
ये हमारे दो फैक्टर्स बनते हैं। लेकिन हम p की वैल्यू किससे निकालेंगे? हम p की वैल्यू वही टर्म से निकालेंगे जिसमें dp/dx प्रेजेंट हो, उसी से हम हमारी p की वैल्यू निकालेंगे। तो हम p की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमारे इसमें अभी ये वाले फैक्टर में हमारा dp/dx प्रेजेंट है, तो हम p की वैल्यू ये वाली टर्म से निकालेंगे। एक बार हमारी आंसर फैक्टर्स मैच कर ले हम, ठीक है। ठीक है, अब हम ये वाले फैक्टर से निकालेंगे हमारे किसकी p की वैल्यू। तो 2x dp/dx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों करा हमने, ये वाले फैक्टर को नेगलेक्ट क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर dp/dx प्रेजेंट नहीं है। अब इधर देखिए, इससे हमें p की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इधर माइनस p मैंने इसको किया, तो ये हो जाएगा 2x dp/dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p। अब यहाँ पर मैं अगर x वाली टर्म को इधर ले जाऊँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इजीली सेपरेबल वाली टर्म्स हमें दिख रही है कि p वाली टर्म्स को मैं एक साइड कर सकती हूँ और x वाली टर्म्स को हम एक साइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए 2 को मैंने इधर रहने दिया, dp t को मैं इधर लेकर आ गई, माइनस इधर ही रहने दिया। अब यहाँ पर जो x है ये क्या हो जाएगा, पहले dx को इधर पहुँचाया तो ये हो जाएगा dx और x क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अब हमें p की वैल्यू निकालना है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, ये वाली टर्म का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैंने किया इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स, तो 2 ऐसा कैसा, इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा log p, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log c और log x प्लस log c। हमने log c क्यों लिया, क्योंकि सारे हमारे जो टर्म्स आइए वो log के फॉर्म में आएगी, तो हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कैसा लेंगे, log के फॉर्म में लेंगे। अब यहाँ देखिए, इसको मैं रब करके इधर ही लिख देती हूँ। हाँ, अब ये हो गया। अगर 2 log p है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो रहती है क्या होती है, ये वाली टर्म की पावर रहती है, तो ये पावर को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया log p² इज इक्वल्स, अब यहाँ log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये क्या हो जाएगा log c/x। अब हमें तो p की वैल्यू चाहिए, अब दोनों साइड log भी आ गए तो log क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, p² इज इक्वल्स टू c/x। p की वैल्यू चाहिए, यहाँ तो p² की वैल्यू है, तो p की वैल्यू हो जाएगी हमारी इज इक्वल्स टू रूट में c/x। अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब p की वैल्यू को हमारी लास्ट स्टेप क्या थी, p की वैल्यू को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब हम पुट करते हैं, देखा जाए तो इतने टफ भी नहीं है ये इसको सॉल्व करना। अगर आपको प्रोसेस आती है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब p की वैल्यू हमारे पास पूरा सॉल्व है, क्या ये c/x। तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में बस आपको क्या करना है, p की वैल्यू पुटअप करोगे और आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं ना, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू y माइनस p की वैल्यू पुटअप करना है, रूट c/x इंटू x इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स x इंटू रूट c/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c/x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा y माइनस, इसको हम रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं, तो रूट x से रूट x कैंसिल हो जाएगा, मतलब x को मैं रूट x इंटू रूट x लिख सकती हूँ। फिर एक रूट x से एक रूट x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक रूट x से एक रूट x कैंसिल आउट हो जाएगा।
बचेगा क्या था हमारे पास, रूट सी इंटू रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा ये रूट सी एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स से एक्स कैंसिल, बचा क्या सिर्फ सी। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस टू रूट सी एक्स माइनस टेन इनवर्स सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कि कैसे हम वाई के रिस्पेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। वैसे ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है इस टाइप के, बस एक आप आइडिया ले लीजिए कि कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ताकि आपका आंसर वहाँ पर आ जाए। ऐसे बहुत रेयर केस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये वाले टॉपिक से, कि फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं। पर आपको आइडिया तो होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये टॉपिक को छोड़ दो, आपको इस बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर कर एक्स वाला आपको समझाती हूँ। हाँ गाइस, अब हमारी लास्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। अब आपको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस जैसे हमने वहाँ में की थी, बस यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, हमें एक्स वाली टर्म्स को क्या करना है, एक साइड करना है, और बाकी टर्म्स को किधर पहुँचा देना है, दूसरी साइड। वहाँ पर हमने वाई को एक साइड किया था, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म्स को इधर ले लेंगे और बाकी टर्म्स को इधर रख देंगे। एक साइड एक्स की टर्म्स और बाकी साइड दूसरी टर्म्स। फिर सेकेंड स्टेप में हमने वहाँ पर क्या किया था, हमने वहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया था, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ एफ अपॉन डी वाई। और ये वाली टर्म क्या होती है, 1/p। फिर इसको हम 1/p से रिप्लेस करेंगे और फिर p की वैल्यू निकालेंगे, और जो p की वैल्यू आएगी वो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से स्टेप्स क्लियर हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। प्लस वाई स्क्वायर टी की पावर 3, वाई इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर टी की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में हम सेपरेट करें टर्म्स को और वो इजी हो। अब यहाँ पर आप चाहो तो वाई के रिस्पेक्ट भी सेपरेट कर सकते हो, बस आपको ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा सेपरेशन इजी होगा, और इंटीग्रेशन जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें इजीली आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हम x के रिस्पेक्ट पहले हम करके देते हैं, क्योंकि हम उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आप वहाँ से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर देखना कितना कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वहाँ के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किसके रिस्पेक्ट में हम सेपरेट करें और हमारा आंसर ईजीली आ जाए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वाली टर्म को मैं इधर लेकर आई, ये हो गई y माइनस वाई स्क्वायर p3 इक्वल्स टू 2px। अब हमें क्या करना है, x की टर्म्स को एक साइड करना है और y की टर्म्स को क्या करना है, एक साइड करना है, x और p की। तब यहाँ पर क्या एक साइड हमारी है 2p आ रहा है, पर हमें तो नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको पहले तो मैं अरेंज कर लेती हूँ। 2px इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई स्क्वायर p3। ठीक है, अब सिर्फ हमें इधर साइड क्या चाहिए, x की टर्म्स चाहिए। तो 2p से हम पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2p वाई माइनस वाई स्क्वायर p3। ठीक है, इतना समझ में आया क्यों, क्योंकि हमारी पहली स्टेप ये होती है जब हम x के रिस्पेक्ट सॉल्व करेंगे तो x की टर्म्स एक साइड होना चाहिए और दूसरी टर्म्स दूसरी साइड होना चाहिए। ठीक है,
अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू 1/2 y/p माइनस वाई स्क्वायर, p से p क्या कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी, y के रिस्पेक्ट में जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी उसको हमने x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया था, लेकिन अब तो हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट ही सॉल्व कर रहे थे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, dx बाय dy इज इक्वल्स टू 1/2 d बाय dy ऑफ y बाय p माइनस d बाय dy ऑफ y स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी, इस सम को हमें रिप्लेस करना है किससे, 1/p से। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/p इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं 2 को इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/p। समझ में आया। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, डिवीजन रूल लगेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, टी को कांस्टेंट रखा, y का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1 माइनस y को कांस्टेंट रखा, ये क्या हो गया dt बाय dy। समझ में आया। अब यहाँ पर सेम, सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर y स्क्वायर को पहले कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2p dt बाय dx प्लस, अब यहाँ पर हमने p स्क्वायर को कांस्टेंट रखा और ये क्या हो जाएगा 2y। ऑलराइट, ठीक है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2/p इज इक्वल्स टू p/p स्क्वायर कितना हुआ 1/p माइनस y/p स्क्वायर dp बाय dy। एक सेकेंड, यहाँ पे अपन y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि y स्क्वायर कांस्टेंट होगा 2p dp बाय dy। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर 2p dp बाय dy, ये माइनस यहाँ भी जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ p स्क्वायर डॉट dy 2y। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सारी टर्म्स को हम इधर साइड शिफ्ट कर लेते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा हमें। क्योंकि क्यों हम एक साइड करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है p की वैल्यू निकालना है, और p की वैल्यू के लिए हमें कुछ ना कुछ इधर फैक्टर्स बनाना पड़ेंगे जिससे हम p की वैल्यू हम निकाल सकें। हम यहाँ पर देखते हैं, एक साइड हम इसे करते हैं तो ये हो जाएगा 2/p माइनस 1/p, ये टर्म कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी y अपॉन p स्क्वायर dp बाय dy प्लस y स्क्वायर 2p dp बाय dy प्लस 2y/p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये वाली टर्म माइनस की हो गई, ये प्लस की हो गई, ये प्लस की हो गई, ये भी प्लस की हो गई, इक्वल टू में क्या हो गया 0 हो गया। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, आप पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सो आई होप आपने इसे अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, और हम इसे रफ करते हैं। माइनस 1/p कितना हो जाएगा 1/p, ये हो गया 1/p। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है जिससे हमारी क्या आ जाएगी p की वैल्यू आ जाए। अब यहाँ देखिए dp बाई dy इसमें भी है, dp बाई dy इसमें भी है, और क्या कॉमन है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं y dp बाय dy मैंने कॉमन निकाला। अब यहाँ क्या बचा 1/p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर कॉमन हो गया, मतलब इधर साइड बचा। अब इधर क्या बचा है, जब हमने y dp बाय dy निकाल लिया तो क्या बचा 2p y प्लस हमारी जो टर्म है वो एज इट इज 2y p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑल राइट।
अब इधर देखिए, अब इन दोनों टर्म्स में भी हमको कुछ न कुछ ये चीज़ कॉमन बनाना पड़ेगी ताकि हमारा जो dp/dy वाली टर्म है वो इजीली आ जाए और उससे क्या हो, हमारे p की वैल्यू निकल जाए। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, हमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ p मल्टीप्लाई में है और यहाँ डिवाइड में है, तो हम कोशिश करेंगे, यहाँ p² है तो मैं यहाँ पर p/p का मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा p²। अब यहाँ से हम एक p को कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ निकाला, एक p को कॉमन निकाला। यहाँ पर क्या बचा, 1/p कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1/p²। अब यहाँ पर एक p निकाल लिया तो क्या बचा 2p प्लस 2p dpy dy 1/p² प्लस 2py इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास दोनों जो टर्म है वो इक्वल है, मतलब सेम बनी है, तो हम पेयर्स बना सकते हैं। तो हमारे पास एक पेयर क्या बनेगा, p प्लस y dpy dy, एक पेयर बनेगा ये दो टर्म्स का, और एक पेयर बनेगा 1/p² प्लस 2py इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या कहा था, जब हम y की रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे थे तो हमें बेसिक वाली टर्म चुननी थी जिसमें dp/dx आ जाए। जब हम x के रिस्पेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये वो वाले फैक्टर को चुनना है जिसमें dp/dy आ जाए। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसमें dp/dy है, वही वाले फैक्टर को क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे। अब dp/dy हमारे ये वाले फैक्टर में, तो हमारे ये वाले फैक्टर से p की वैल्यू निकलेगी, तो p प्लस y dp/dy इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इजीली सेपरेबल हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट करके p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया y dp/dy इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p। अब देखिए इसको मैं इधर लाकर इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा dp/p इज इक्वल्स टू, मैंने माइनस को इधर ही रहने दिया, ये हो जाएगा माइनस ऑफ dy/y। अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log y प्लस log c। ये हो जाएगा log p इज इक्वल्स टू log c/y, प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब log दोनों साइड log है तो दोनों log हट जाएंगे, अब बचेगा क्या, p की वैल्यू आ गई हमारे पास c/y। अब जब हमारे पास p की वैल्यू आ गई तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या थी, p की वैल्यू को हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम पुट करते हैं c/y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू p की वैल्यू क्या है c/y इंटू एक्स प्लस y² इंटू c³ क्यूब। ये क्या हो गया है, y इज इक्वल्स टू 2cx/y प्लस c³, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ y। ये y दोनों का एलसीएम सेम है, इधर साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y² इज इक्वल्स टू 2xc प्लस c³। ये क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। एक बार हम मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर सही है, यस हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस में p वाले वेरिएबल में जब p के रिस्पेक्ट आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से p की वैल्यू निकालना है, फिर सेकेंड स्टेप में p को रिप्लेस करना है dy/dx से, फिर वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी कैसी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, फिर उसे सॉल्व करना है, फिर उनके जितने भी सॉल्यूशन आएंगे, जैसे आपकी जितनी p की वैल्यूज रहेगी उतनी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी
उतने आपके क्या आएंगे सॉल्यूशन, और जितने भी सॉल्यूशन आपके नेक्स्ट स्टेप में आएंगे वो सारे सॉल्यूशन का आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। कब? जब आप पी के रिस्पेक्ट सॉल्व करोगे, और जब एक्स और वाई के रिस्पेक्ट आप सॉल्व करोगे तो आपको कोशिश ये करना है, जब आप वाई के रिस्पेक्ट सॉल्व कर रहे हो तो वाई वाली टर्म्स एक साइड और बाकी की टर्म्स एक साइड। फिर क्या करना है आपको, जब आप वाई के रिस्पेक्ट सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। फिर टर्म बनेगी डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को आपको रिप्लेस करना है पी से। फिर जब आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी पी। आपको कुछ ना कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करना है। फिर आपको वो वाला फैक्टर चुनना है जिसमें डी पी बाई डी एक्स हो। जब आपकी डी पी बाई डी एक्स वाली टर्म जिस फैक्टर में होगी उससे आपको पी की वैल्यू निकालना है। जो पी की वैल्यू आएगी वो आपको पुटअप करना है किसमें, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रहेगी उसमें। फिर जब आप x के लिए सॉल्व करोगे तो x के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहली स्टेप ये है कि x वाली टर्म एक साइड रहना चाहिए और बाकी की टर्म्स एक साइड रहना चाहिए। फिर आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। फिर जो आपकी टर्म बनेगी वो बनेगी dx बाई dy के कॉन्ट्रास्ट में। फिर आपको उसको रिप्लेस करना है 1/p से। फिर आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे, आप कुछ कॉमन फैक्टर वगैरह निकालने की कोशिश करोगे तो आपको कोशिश करना है कि आपका फैक्टर जो बने वो बने dp बाई dy के फॉर्म में। तो आप वही फैक्टर को चुनना जिसमें dp बाई dy अवेलेबल हो, और उस फैक्टर की हेल्प से आप निकालोगे p की वैल्यू, और जो p की वैल्यू आएगी वो आपको पुटअप करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में और आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको थोड़ी बहुत भी अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिले कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो मैं और अच्छे से लेक्चर प्रिपेयर कर पाऊँ। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप ये वाले टाइप के क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।